ऐसे है सारी चीजें। इधर ध्यान दो, अगर बात करें अपने ह्यूमन बॉडी की, शरीर, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको लैंग्वेज है ना ढंग से उसको ऑब्जर्व करो कि लैंग्वेज में आ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, तो आपका उत्तर रहना चाहिए कैल्शियम। क्या रहना चाहिए? क्योंकि आप सबको पता है शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या है? हड्डियां हैं। हड्डियां किससे मिलकर बनती है? धातु पूछे तो अलग बात। अब देखो, अगर वो पूछे सीधा तत्व, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछे, तो आपका उत्तर रहेगा ऑक्सीजन। जितना यूरिया के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, सॉरी, जितना यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है ना 46.6%, उतना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लगभग रहती है। और उतना ही हमारी मिट्टी में, मिट्टी होती है ना बालू, आप ऐसे लिखते हो रेत का रासायनिक सूत्र, इसमें भी 40% है। उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर लगभग रहती है। अगर वो पूछे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ, तो वो है जल, H2। लगभग 65 से लेकर 75%, यानी 60 बोल दो, भले बोल सकते हो आप, 75% तक हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड है ना, वो पानी में खड़ा हुआ है हर जगह। अगर पूछे कम धातु, कम धातु, लोहा नहीं है मूर्खो, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज। और उसने तत्व पूछा है ना, तो तत्व ऑक्सीजन है। अब रही बात कि सर आप तो कहते हो धातु कैल्शियम है, तो ऑक्सीजन तो है धातु है, तो वह धातु की बात कर रहा है। अगर वो पूछे मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको कैल्शियम। अगर पूछे कौन सी अधातु पाई जाती है, तो आपका होगा ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था अधातु में 22 होती है, 10 ठोस है, 11 गैस है, एक द्रव है, तो ऑक्सीजन एक अधातु है, जबकि कैल्शियम तो आप सबको पता है धातु है। ठीक है, ऐसा है। और कोई डाउट किसी का? क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में क्या करवाया था पिछले वाली क्लास में, वो बता दो मुझे। विष मांगी उत्प्रेरक, आगे। अच्छा ठीक, विष हो गए, कैटालिट्स खत्म हो गए। चलो नया टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा करवाना था? अपवर्तन परावर्तन, लाइट करवाना था ना। प्रकाश पढ़ते हैं अपने। लाइट तो बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा लंबा है। आपने 9th या 10th के अंदर पढ़ा भी होगा। प्रकाश, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल, चाल आता है मैथ में तुम्हारे, चाल बराबर पढ़ते हो ना। चाल बराबर क्या होते हैं? दूरी बटे समय। प्रकाश वर्ष किसका मात्रा क्या पढ़ते हो? दूरी का। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में कितनी है ना, तेल के अंदर कितनी है, जल में कितनी है। फिर पढ़ते हो अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का मुड़ा हुआ, है ना, ऐसे पढ़े होंगे ना। परावर्तन पढ़े होंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा, इंद्रधनुष, दर्पण पढ़ा होगा, लेंस पढ़ा होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मानव नेत्र पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, सारा एक ही टॉपिक है। वैसे दृष्टि दोष भी इसी में आएगा, मानव नेत्र इसी का पार्ट है। वैसे उसको कई लोग बायो में पढ़ाते हैं, बायो में पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि नेत्र के अंदर लेंस होता है, वो फिजिक्स का ही पार्ट है। इसको आप लाइट बोल दो, शॉर्ट में नहीं बोलो। इसको आप प्रकाश की कह सकते हो, प्रकाश की, ऑप्टिक्स, है ना। तरंग के रूप में आए, किरण के रूप में आए, तो रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, दो पार्ट बन जाते हैं आगे, +2 में फिजिक्स में होते हैं ना ऐसे, तो आगे भाग बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स आता है, एक शाखा है। ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो उत्तर आता प्रकाश का। ये शाखाएं होती है। जैसे अब तुम लोग सोच रहे हो कि शाखाएं क्या है, बार बार हर पार्ट में शाखाएं क्यों बताते हैं। जैसे तुम्हारे में, तुम लोग जब 8th में, 8वीं 9वीं क्लास में थे, है ना, तो तुम्हारे साइंस के अंदर सीधे लेसन ही आते थे। फिर आप 9वीं 10वीं में हुए, तुम्हारे पार्ट बंट गए, 4 पार्ट केमिस्ट्री के, 4-5 बायोलॉजी के, 4 फिजिक्स के आते हैं ना। फिर आप 11वीं में लोगे तो और बंट गए, फिर पूरी किताब ही होगी अलग अलग। आपने मेडिकल ली है तो बायोलॉजी पूरी की पूरी एक अलग किताब है। 8वीं तक तो सारे आते हैं, प्रकाश दे दिया, थोड़ा सा धातु दे दिया, थोड़ा जंतु दे दिया, थोड़ा परमाणु दे दिया, थोड़े खनिज दे दिए, मिक्स होता है। 11वीं में आओगे फिर बनता है, तुम लोग पार्ट लेते हो, कोई एक मैं आर्ट लूंगा, तो फिर पार्ट बट गए तुम्हारे जीके के। 8वीं तक तुम जीके में कहते हो कि ये पॉलिटिकल है, ये हिस्ट्री है, बस लेसन होते हैं 10-15 मिक्स होते हैं।
11वीं में आते ही लोग तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, है ना, अलग अलग बंट गए। ऐसे साइंस के बनते हैं, ऐसे मैथ के भी बनते हैं, ऐसे फिजिक्स के बनते हैं। जैसे अभी तुम लोग पढ़ रही हो तो फिजिक्स का पार्ट है छोटा सा। ऑप्टिक्स पूरी एक शाखा है, इसके अंदर प्रकाश, पूरी किताब है एक 200 पेज की, जिसमें सिर्फ लाइट आई है। जेनेटिक्स है ना, एक शाखा है पूरी, जेनेटिक्स में किताब है एक, सिर्फ वो एक शाखा है। मैथ में पढ़ते तुम लोग, है ना, ये तुम्हारे माध्यक बहुलक आते हैं ना, सांख्यिकी आता, सांख्यिकी एक शाखा है पूरी सांख्यिकी। 8वीं में 10वीं में तुम लोग पढ़ते हो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक चैप्टर है। आगे जाने के बाद में बीएससी लेवल पे जाते हो, ट्रिग्नोमेट्री की बुक है एक, जियोमेट्री अलग है, ऐसे बंट जाते हैं। ऐसे ये भी लाइट है, तो आप इसको लाइट कहो, प्रकाश कहो, अगर थोड़ा और बांटो तो रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स कह सकते हो। तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की। कोई प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है, तरंग प्रकाश की सूर्य से आ रहा है तो किरण प्रकाश की, ऐसे नाम आते हैं। अब अपने जो पढ़ रहे हैं, मुझे आप ये बताओ लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या है? दैनिक जीवन में आप क्या समझते हो प्रकाश से? रोशनी, चाननो, वो नहीं पूछ रहा मैं। प्रकाश कैसे बताओगे आप, प्रकाश है क्या? ऊर्जा है। चलो हेडिंग डाल ली है प्रकाश। अब जैसे मैं बना रहा हूं आप ऐसे बनाओगे, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं ऊपर वाला थोड़ा रफ कर देता हूं एक बार के लिए। आप एक बार लिख लो लाइट या प्रकाश। मैं यहां से शुरू कर देता हूं। यहां देखो, हमारे पास सबसे बड़ा प्रकाशिक स्रोत कौन है? सबको पता, सूर्य। पृथ्वी से कितना बड़ा है? बिल्कुल बहुत बड़ा है। सूर्य के अंदर हमारी पृथ्वी की जैसे ना लगभग 120-130 पिंड है ना, समा सकते हैं। ऐसे पृथ्वी यूं मान लो पृथ्वी है, सूर्य के अंदर बोल देना ले पृथ्वी हटी बैठ रही वाली ना, तो बाडी की तिरी सी भी 110-120 और आज नहीं। इतना बड़ा है हमारा सूर्य, पर हमसे बहुत दूर है, इसलिए मैं महसूस नहीं हो पाता। सबसे बड़ा प्रकाशिक स्रोत सूर्य, सन। ये दो चीजों से मिलकर अब है, मैं आपको बता भी चुका हूं बातों बातों में। हाइड्रोजन और हीलियम कितना है? 29% है ना। 70 और 29 कितना होगा? 99। 1% सूर्य के अंदर होते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, इनका मिश्रण है सूर्य। सूर्य क्या है? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और 1% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है ना, उसको आप नाम दोगे सन या सूर्य। तो सूर्य क्या है? हाइड्रोजन कैसी गैस है? ज्वलनशील है, पढ़ाया था ना। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ऐसी गैस है जिसके पास आप जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती लेकर जाओगे, फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी। इसमें तो हाइड्रोजन 70% है, इसलिए सूर्य को कहा जाता है आग का गोला। मंगल ग्रह पे चले गए, शुक्र ग्रह पे चले गए, चांद पर उड़ जाए, जड़ों को नहीं उड़ जाए आजकल तो। यहां तो कोई नहीं जाता, जा ही नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सोर्सेज नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि जिससे हम कुछ रॉकेट वगैरह बना लें, सूर्य पे चले जाएं। क्योंकि हमारे पास सबसे उच्चतम गलनांक इसका हीरे का है। कितना? 3700 3800। धातु बोलो तो टंगस्टन। इस भाई साहब की करोड़ का टेम्परेचर है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास उच्चतम गलनांक की धातु टंगस्टन। मान लो हम टंगस्टन से बनाकर रॉकेट भी लॉन्च कर दें यहां से, तो टंगस्टन तो 3500 डिग्री तापमान पे पिघल जाएगा। इसकी करोड़ का तापमान तो है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए सूर्य पे आज तक कोई नहीं गया। सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, आग का गोला कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? लिखते रहो साथ साथ। सबसे अधिक तत्व पूछे तो हाइड्रोजन है, मात्रा पूछे 70%। होता क्या है सूर्य के अंदर? सूर्य में हाइड्रोजन के ऐसे 2 परमाणु मिलते हैं, ये और बना देते हीलियम का एक छोटा सा परमाणु। क्या बोल रहा हूं मैं? सूर्य में 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं, हीलियम का एक छोटा सा परमाणु। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, तो 2 नंबर पे और सारणी में कौन आता है? हीलियम। हीलियम बन गया बस। अब अभिक्रियाएं चलती है नाभिकीय। नाभिकीय अभिक्रिया मैंने आपको पहले ही बताई थी, वापस बता रहा हूं एक बार। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, नाम पढ़े भी होंगे आपने। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। आइंस्टीन, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? क्या ठीक। अब देखो बात करें इसकी, तो अभिक्रिया 2 प्रकार की है नाभिक्रिया।
एक नाभिकीय संलयन है, एक नाभिकीय विखंडन है। नाम से पता चल रहा है विखंडन मतलब पटाखा बच गया, नाभिकीय विखंडन है। एटम बम नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब कहते हैं ना, ब्लास्ट करवा दिया आतंकवादियों ने, वो नाभिकीय विखंडन है। जिससे क्या होता है, ऊर्जा का विनाश और रेडियो सक्रिय और मानवता के लिए खतरा। यहां पर विखंडन का मतलब ये एक भारी नाभिक है, पटाखा एक भारी नाभिक है, टूटेगा तो ये छूतका सा उड़ जाए नहीं मिने टाबर होता था ढूंढता बत्ती पटाखों की सोए दिन के है ना, रात का बदेड़ पटाखा होता नहीं, ढूंढता नहीं, मैं ढूंढ तो बचपन की बात है। तो एक भारी नाभिक था, आपने क्या किया, ब्लास्ट करवाया ना, तो विखंडन हुआ कि सेलेन वो ब्लास्ट हो गया तो वो टूट गया छोटे छोटे नाभिकों में, है ना। बाहर वाला वो जो कागज होता है वह पर्ची सी की नहीं है, लाल रिबा खाली फॉर्म से बाकी नहीं है, बीच मुंह कालो का डोड़ो की नहीं पड़े। तो एक भारी नाभिक था वो दो या दो से अधिक में टूटा के जुड़ा, तो सिंपल नाभिक के विखंडन। और यहां पे क्या हो रहा है, देखो दो जुड़ रहे हैं एक और जुड़ेगा तो क्या होगा, विखंडन के संलयन। जैसे मैंने संयोजन पढ़ाई थी, वो क्या है, जुड़ना, ये भी जुड़ना। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सौर ऊर्जा का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया से होता है। उत्तर क्या होगा, या आपसे पूछेंगे सूर्य में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और विस्थापन अभिक्रिया और क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऐसे नाम आएंगे। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के हीलियम के एक परमाणु का निर्माण करते, या आप उल्टा भी कह सकते हो, हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर के हीलियम का एक अणु बनाते, ये भी सही है। क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो हीलियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु तो हीलियम का 1 अणु, दोनों बातें सही है, बनते हैं। अब जब सूर्य से बाहर निकलेंगे ना तो ये नहीं निकलता, इसने जुड़कर तो ये बना दिया, सूर्य से बाहर है ना ये आइटम निकलेगा ऐसे गोल 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 छोटे 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 टुकड़े से। जैसे मान लो कांच गोली सी आ रही है ऊपर से गैसी है, ये सूर्य से बाहर निकलेंगे, हीलियम के छोटे छोटे टुकड़े बाहर आएंगे, इनको आप नाम दोगे फोटोन। क्या नाम दोगे, प्रोटोन नहीं, फोटोन। प्रोटोन अलग होता है, वो परमाणु, फोटोन। फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बंडल या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल निकलेंगे। कहां से, सूर्य में अभिक्रिया हुई, देखो ऐसे हाइड्रोजन जुड़े, हीलियम बना, हीलियम के छोटे छोटे बंडल आगे बाहर। अब ये बंडल सूर्य से बाहर निकल के कहां आएंगे, धरती पे। कितनी दूरी तय करेंगे, अनंत की दूरी तय करेंगे, है ना, इन्फिनिट है ये जो बंडल है ना। जैसे यहां छोटा सा एक और बनाता हूं आपको समझाने के लिए बताता हूं, ये सन है, इससे बाहर है ना ऊर्जा बनी ना, ये आ रहे हैं फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बंडल आ रहे हैं। अब ये बंडल आएंगे इन्फिनिट, अनंत की दूरी तय करके आएंगे। यहां पे वही नैना रे तू ही कांड करवाए, यहां पे आप देख रहे हो ऐसे सूर्य की तरफ, ये दूरी कितनी है बीच की, अनंत की दूरी है। क्या अनंत की दूरी में इन फोटोन को रास्ते में कुछ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अशुद्धियां। आप मान लो यहां से चलो सूरतगढ़ से, आपको उत्तर प्रदेश जाना है, आपको लखनऊ जाना है, रास्ते में आप कुछ मिलेगा नहीं, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, खत्म ओड़ा भी मिलसी, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे ना, तो इनको भी रास्ते मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां पे कौन मिलते हैं, अशुद्धियां वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल के 5 मंडल बताए थे, वो याद करो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, वायुमंडल, इनमें क्या है, अशुद्धियां। यहां से ये चला फोटोन, एक फोटोन चला मानो, इसको ये गैस मिल गई, कोई गैस का कण मिला, फिर टकराया, थोड़ा सही हो गया, फिर कोई जलवाष्प मिली, टकराया, इधर हो गया, फिर कोई मिट्टी का कण मिल गया इधर, फिर कोई धूल का कण मिल गया, फिर वापस कोई गैस मिल गई, फिर कोई आयन मिल गया, फिर कोई जलवाष्प मिल गई। बार बार ये अशुद्धियों से क्या करेंगे, जब ये टकराएंगे तो भाई साहब सीधे नहीं आ सकते। जैसे आप यहां से निकले, आपको लखनऊ जाना है, आपको रास्ते में अशुद्धियां मिलेगी, इतनी ज्यादा अशुद्धियां मिली कि आप लखनऊ पहुंच ही ना पाओ। कहते ना हमारा लड़का घर से निकला था 3 दिन पहले, उत्तर प्रदेश जा रहा था या लखनऊ जा रहा, जयपुर जा रहा था, फिर तो गुमशुदा की तलाश, छोरो गयो कटे, अब वो तो छोरे था, छोरो कटे गए, कट छोरे की पहले स्कीम का लड़ी भी आप घरे के गया जयपुर जावा, छोरो जयपुर जावी ना,
वो बिनु खड़े और कल्टी मार गयो। अशुद्धियां मिलेगी तो रास्ता विचलित होगा कि नहीं होगा? रास्ते से भटक गया। अगर वो सही जाता तो पहुंचता, फिर फोन करता कि हाँ जी मैं जयपुर आ गया हूं। पर घर वालों को तो ये बोला ना आपने कि हम जयपुर जा रहे हैं। फिर सोच के देखो, आप घर वालों को यूं बोलो कि हम जयपुर जा रहे हैं, 2 दिन के लिए काम जा रहा हूं, कोई जयपुर मेरा पेपर है। पर घर वाले अगर पढ़े लिखे ना तो बोल देते नोटिफिकेशन कहां है दिखा, एडमिट कार्ड दिखा। नहीं पढ़े लिखे होते तो वो तो ये मानते पेपर देने जावे राजी हुए, और छोड़ो पेपर अर्जी कभी और ही जा सके, कोई बड़ी बात को नहीं जा सकता है ना। अब छोड़ा 2 दिन में जयपुर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? घर वालों का पथ विचलित होगा कि नहीं होगा? होगा। 2 दिन हम गिर गयो, छोरे को फोन ऊपर बंदा हुआ नहीं, फिर तो पथ पक्का विचलित होगा। तो ऐसे यहां पथ विचलित होगा, कारण है वो अशुद्धियां जो मैंने समझाई मिलेगी ना। जब ये अशुद्धियां मिलेगी, ये प्रकाश धरती पर ऐसे सीधा ऐसे, यूं मान लो आप जो कांच गोली खेलते हो ना, कंचे ऊपर से यूं मान लो कंचे आ रहे हैं, पर हमारे पास कंचे नहीं आते। आप नोटिस करोगे बाहर दोपहर में सूर्य की तरफ देखना, आप ऐसे, आपकी आंखें ना ऐसे हो जाएगी इस प्रकार से, फिर आपको लगेगा ऐसे ना एक एक लाइन सी आ रही है ना। तो सूर्य से बाहर तो फोटोन ही निकले थे, पर रास्ते में अशुद्धियां मिली तो पथ हो गया विचलित, और ये अशुद्धियां बंट गई ऐसे किरणों के रूप में। तो गोले नहीं आ रहे नीचे सीधी किरणें आ रही है, लाइनें आ रही है। इनको आप नाम देते हो सौर विकिरण। क्या नाम दोगे? तो सूर्य से बाहर तो फोटोन ही निकलते हैं, पर ये फोटोन जो निकले ये आएंगे किस पर? यहां लिख देता हूं, पृथ्वी पर। किस पर आएंगे? किस रूप में आएंगे? कारण वायुमंडल की अशुद्धियां। तो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा या सौर विकिरण पहुंचेगी। अब ये किरणें कैसी आ रही है? एक दूसरे के पैरेलल है ना, पैरेलल है, समांतर है। समांतर समझ तो, समांतर भुजाएं जैसे आयत होता है ऐसे बनाते हो ना, ये ए बी भुजा है वो समांतर है। आप कहते हो सी डी के, ए सी समांतर है बी डी के, जिनके बीच की दूरियां समान रहे, एक दूसरे को आपस में कभी भी वो प्रतिच्छेद ना करे, वो समांतर है। जैसे ये वाली दीवार है ना, वो उस वाली दीवार के समांतर है। इनके बीच की दूरी आपका सर 10 फीट है। ये दूरी आपको घटानी बढ़ानी नहीं है। इस दीवार को आप जितना मर्जी लंबा खींच लो, इसको जितनी मर्जी लंबा खींच लो, आप कभी एक दूसरे काटेगी? ये दीवार आगे बढ़ाओ, वो दीवार आगे बढ़ाओ, कभी एक दूसरे काटेगी? ये होती है समांतर। तो आप पे पेपर में पूछते हैं सौर ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे आती है? युग्मित, एकांतर, प्रतिलोमित, समांतर। तो एक किरण दूसरी किरण के क्या होती है? और हमें ये ऊर्जा आती है पृथ्वी पर ताप के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में हमारे पास ये पहुंच जाती है। अब रही बात पहुंचने की विधि का नाम, क्या सूर्य से हमारे पास ताप आ रहा है? अभी महसूस कर सकते हो, बाहर खड़े हो जाओ, गर्मी आ रही है। सूर्य और हमारे बीच कोई टच या स्पर्श है क्या? कौन सी विधि है? उष्मा संचरण की विधियां पढ़ाई थी धातु वाले टॉपिक में। धातुओं का गर्म होना कौन सी विधि है? थप्पड़ मार दिया मैं। धातुओं का गर्म होना कौन सी विधि है? चालन विधि। जल का गर्म होना संवहन विधि, और सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर आना विकिरण विधि। साफ लिखा हुआ है विकिरण, विकिरण रे के रूप में आती है। तो आपसे पूछे पृथ्वी पर सौर ऊर्जा किस विधि से आपतित होती है, तो आप कहोगे विकिरण विधि। नाम आएंगे चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। ठीक है, तो रे के रूप में आती है, विकिरण विधि से आती है। ऐसे तो बनता ताप। अब बताओ सूर्य पर ताप लेकर कौन आया? हाइड्रोजन लाया कि हीलियम लाया? हाइड्रोजन तो जुड़ा, हीलियम बना, धरती पर तो हीलियम आया। तो पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा के लिए उत्तरदायी तत्व कौन है? तो इसका क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं एरो लगा के, सौर ऊर्जा के लिए उत्तरदायी तत्व हीलियम है। सौर ऊर्जा बनी कैसे? सूर्य है कि सूर्य से हम तक ताप आ रहा है? क्या ताप आ रहा है सूर्य से हम तक? ताप कब आता है? जब कोई चीज जलती है तब आता है कि नहीं जलती तब आता है? सिंपल सी बात है, कोई चीज जलेगी तो ही ताप आएगा। तो सूर्य में भी तो कुछ जल रहा होगा, तभी तो ताप बना। वो ताप सूर्य ने फेंक दिया धरती पे, हमें दे दिया कि लो गरीबों ले जाओ। तो सूर्य के अंदर जलेगा कौन? हीलियम हाइड्रोजन दोनों पढ़ाई थी। हीलियम तो हल्की गैस है पर आग नहीं पकड़ती।
तो जलेगा कौन? ऐसी गैस जिसके पास आप जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती लेकर जाओ तो फट फट जलेगी, कौन? और जो चीज जलेगी उष्मा देगी, उसको हमने ईंधन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पेपर में क्वेश्चन आता, सूर्य में ईंधन का काम कौन सा तत्व करता है? ये जलेगा तभी तो उष्मा बनेगी। तो इसी का ही सेकंड क्वेश्चन, सूर्य में ईंधन का काम, ईंधन का कार्य, काम लिख लो या कार्य लिख लो, करने वाला तत्व। दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा के लिए उत्तरदायी तत्व तो हीलियम है, जबकि सूर्य में ईंधन का काम करने वाला तत्व कौन है? ईंधन वो होगा जो जलेगा। जलेगा कौन? हीलियम तो जलती नहीं है, तो अज्वलनशील है। तो ये जला, उष्मा बनी, हीलियम बना, फोटोन फेंक दिए, अशुद्धियां मिली, किरणें बंट गई, धरती पर ताप आ गया। ये तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य भाई साहब की कहानी है। क्या कहानी है? कहानी इतनी है, किताब बनता कैसे है, सौर ऊर्जा बनती कैसे, इतनी सी बात है। अब ये धरती पर आने के बाद में जो कांड करेगी वही सारी घटनाएं हैं। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, दर्पण, लेंस, दूरबीन, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, सब इसी के अंदर, इसी का ही काम है। इस भाई साहब के काम है ये। करोड़ का तापमान, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अरे 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, ताप है ये 15,000 है। 15,000 दूर है क्या? कितना दूर है? 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर है यहां से। 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। इसलिए दूरियां है ना, ये किलोमीटर मील में नहीं मापते, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। दूरी का मात्रक क्या है? क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, प्रकाश वर्ष। 14 करोड़ 90 लाख दूर है। 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सूर्य, सॉरी 15,000 डिग्री किलोमीटर नहीं बोल सकते। मैंने क्या लिखा है? 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हटा दो, किलोमीटर लगा दो। 15,000 किलोमीटर मानो ना, तो धरती पर कोई जीव भी नहीं होता। अगर हमसे सूर्य 15,000 किलोमीटर दूर होता ना, हम नहीं होते यहां पर। फिर थे भूत तो के, उन तो की को नहीं, उन तो अठे जीव नाम कोई चीज होती नहीं। ये कोयलो से बढ़ जाता यहाँ जहाँ कह जगती भट्टी के माजे कोई कि नहीं कहते जावे वहां सीधो भट्टे के मां कोई आदमी पड़ जाए नहीं एंट अड़म वो किसो की निकले बारे की को निकले वो तेरा कोयलो सो बारे यहाँ जो के समान हो थाई कौन लगे विश्व हुआ धरती पर 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर हमसे दूर है या पृथ्वी से 120 गुना बड़ा है। सूर्य के अंदर पृथ्वी के जैसे 120-130 पिंड है ना, वो आप डाल दो समा जाएंगे, तब बड़ा है सूर्य। और उससे लाखों किलोमीटर और दूर तारे हैं, तारे सूर्य से भी बड़े हैं। पता आपको? पृथ्वी से, सॉरी सूर्य से नहीं, पृथ्वी से। तारे पृथ्वी से बड़े हैं। तारे आपको दिख रहे हैं टिमटिमाते हुए, छोटे छोटे नहीं है। हमसे दूर हमारा चंदा मामा, बाकी चंदा मामा कहते तो मामा नहीं होता है ना, वो एक सिस्टम बना दिया। चंद्रमा है पृथ्वी के साथ जो संबंध है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना, तो आप उसको कह रहे हो पृथ्वी हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, ऐसे कहते हैं बचपन में। तो पृथ्वी माता है तो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो वो भाई कैसे है? हो सकता है ऐसा कि यहाँ कोई माता है उसके चारों ओर को चक्कर लगा रहा है और उसको छोड़ ही नहीं रहा, वो भाई होता है क्या? तो अलग बात है, चंदा मामा कहते ऐसा होता नहीं है। तो पृथ्वी से हमारा थोड़ा सा दूर क्या है? चंद्रमा। ऐसा सिस्टम है, ऐसे इधर देखो। अरे वो कहने की बात होती है, कुछ नहीं होता मूर्खो, अंधविश्वास तुम लोगों के मन में जो धकेल दिया भाई तुम लोग मान लेते हो। ये पृथ्वी है, यहां से दूर ये चंदा मामा जो तुम लोग कहते हो, मामा नहीं है ये, ठीक है, समझ गए ना? ये यूं घूम रहा है, इसके थोड़ा सा और दूर ये आगे सूर्य को मामा क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके चारों ओर जिसको तुम माता कहते हो ना, वो घूमती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है बताओ? पृथ्वी लगाती कि नहीं लगाती? तो ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे, तो माता क्यों नहीं कह रहे? फिर जब ये चक्कर लगा ये मामा है, तो फिर वो भी छोटे मोटे मामा होना चाहिए। तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे, इसको माता नहीं कहती। अब इससे और चलो दूर, अब आगे स्टार जो तुम लोग ऐसे बनाते हो, बाकी ऐसे होते नहीं, ऐसे होते तारे, परवल्य आकार के या गोल होते। हमें यूं यूं करते दिख रहे, अब स्टार बनाते हो वो अलग बात है, वो अपवर्तन कारण दिखते हैं। तो पृथ्वी से थोड़ा दूर चंद्रमा, फिर और दूर सूर्य, इससे और दूर लाखों वर्ष तारे हैं, इसलिए हमें छोटे दिखते हैं, होते हमारी पृथ्वी से भी बड़े।
इतने ये सिस्टम। आगे पढ़ेंगे, अभी घटनाएं पढ़ाता हूँ सारी। ये घटनाएं हैं, बाकी चक्कर लगाते तो घटनाएं तो पैदा होगी वो घटनाएं हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, ये तो निर्माण है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो देखो फिजिक्स है इसलिए हंसाते हंसते पढ़ा रहा हूं, फिर भी नींद आएगी तो और कोई इलाज नहीं है मेरे पास इससे बढ़िया। अब भी नींद आएगी तो कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ा प्रकाशिक स्रोत कौन है? सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? दूसरा कौन है? सूर्य में कौन सा तत्व ईंधन का कार्य करता है? पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा के लिए उत्तरदायी तत्व कौन है? सूर्य की करोड़ का तापमान कितना है? 15,000 डिग्री। हाँ सेल्सियस बोलो सेंटीग्रेड बोलो एक ही बात है। आजकल जिसको पहले इसको सेल्सियस कहते थे, आजकल सेंटीग्रेड कहते हैं, बात एक ही है। वही सेंटीग्रेड होता है वही सेल्सियस। जैसे आपका नाम यहाँ पर मुकेश है, घर पे आपको काड़ू कहे तो आपका पर्यायवाची शब्द है ना। गांव में कहेंगे काड़ू घर की है वो है, वहां जाके मुकेश का घर कौन सा है? मुकेश मार तो कोनी थे। थोड़ी देर बाद मियाँ के और काड़ियो काड़ू गए वो है, वो सेम ही चीज है। सेल्सियस सेंटीग्रेड, ये मुकेश काड़ू वाला सिस्टम है। सूर्य में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? सूर्य से बाहर ऊर्जा किस रूप में आपतित होती है? पृथ्वी पर सौर ऊर्जा किस रूप में आती है? कैसे आती है? किस विधि से आती है? किस विधि से आती है? विकिरण विधि। इतनी बात क्लियर है। अब रही बात कि प्रकाश का मतलब क्या है, परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा ये है कि धरती पर प्रकाश ना हो तो क्या होगा, ये बताओ। अंधेरा होगा तो क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। अरे सही बोला प्राणियों, सही तो बात है, हंसने वाली क्या बात इसमें। जीवन भी संभव नहीं है, यह भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। एक तो दिखाई नहीं देगा, एक अब आप बोलोगे जीवन क्यों नहीं संभव? अंधेरा में के जी कौन खा के रोटी खावा? अंधेरा में भूख लागड़ी होनी जन टुकड़ो माचा पर कौन दो थाली में जाए कि तो अंधेरो है, कभी ट्राई कर ली होती पर भूख लागड़ी होनी चाहिए। ना लागड़ी होनी जब कह दी लाइट ही कौन तार तो मैं कौन खावा अंधेरे में रोटी। भूख मरतो होशी नहीं टुकड़ो मैं को माचा पर नहीं जाए थाली मां जाएगा सीधो बट्टी जाएगा झट्टा सब्जी बड़ी होगी। दोनों काम है। कारण ये है, आप बोलो जीवन क्यों नहीं संभव है? जब सूर्य से प्राणियों सौर ऊर्जा ही नहीं आएगी, प्रकाश नहीं मिलेगा पेड़ पौधों को। जब पेड़ पौधों को प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी तो धरती पर पादप मर जाएंगे। जब पादप मर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो थे मर जाएगा। हम सब मर जाएंगे ना। हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है? मैं बोल दूं धरती पर पेड़ पौधे सारे खत्म हो गए, क्या हम रह पाएंगे? पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी क्या है? सूर्य का प्रकाश है। तो प्रकाश की डेफिनेशन लिखो। अब एक बार फिर हेडिंग डालो, लाइट या प्रकाश होता क्या है? तो आप लिखो, हाँ चाननो लिख ले, प्रकाश चानना होता है। ठीक है, चाननो तो लला की करे उसी अंधेरो तो पहला ही हो अंधेरो तो सदंग हुई है कि चाननो करो जना उसी चानना हुए हो गयो। चाननो तो पढ़ोगा जना होसी कि पढ़ोगा कि नहीं लाग जोगा नहीं जना चाननो की घरवांग होसी भी मार लो कि लाग ना लग गया तो चाननो बिया हो जी भाई इन बड़ाई पर पे बड़ा खराब कर 1 लाख 1.5 लाख नीचे दे दिया जन चाननो थर माँ बाप न हो जी नहीं तो थर तो हिडू ही है। तो प्रकाश ऊर्जा का मैं लूं टॉर्च तेरे खतर अभी लागे अंधेरा माई कदी मेरे कदम बताश। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, पढ़ लो प्राणियों ढंग से पढ़ लो, चाननो नहीं। अब तुम्हें पता है, जब अच्छे से पता है बेप्रकाश प्रकाश लाइट है, फिर चाननो है ओ बोलने के मतलब पेपर में नाम आसी चाननो चाननो नाम बनाए रख दे जी कंग पीसा ना दिया तो कैसे ओ मर गए चाननो जो कोई ले गयो ओ यो वो पीसा खा गयो तो नाम रख दी थारो। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुएं दिखाई देती है। ये बात सही है क्या गलत है? बिल्कुल। अब रही बात प्रकाश है क्या, तो प्रकाश ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। तो क्या करती है ये ऊर्जा? का ऐसा रूप है जिसके कारण हमें पृथ्वी पर वस्तु जो भी है ना वो दिखाई देगी। अप्रकाशिक स्रोत क्या? मोमबत्ती, माचिस की जलती हुई तिल्ली, तारे, सूर्य, टॉर्च, सब प्रकाश के स्रोत है।
सबसे बड़ा प्रकाशिक स्रोत है सूर्य। माचिस की तिल्ली, मोमबत्ती जल रही है, वो भी एक प्रकाशिक स्रोत ही है। घर पे लाइट नहीं आती है आजकल, ठीक है इन्वर्टर वगैरह की सुविधा हो गई है हमारे घर पे, पर पहले क्या होता, लाइट वगैरह नहीं, लोग क्या करते थे, दीपक जलाते थे, तो वहां से चांदना आता था, पर नीचे भी अंधेरों दिन तो है ना। कभी नोटिस किया ये चीज? उजाला ऐसा शिक्षक के लिए लागू होती है वैसे ही बात। खुद को जलकर दूसरों के लिए रोशनी देता है, पर वहां अंधेरा हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसा स्टूडेंट मिल जाते वही अंधेरों तो। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुएं दिखाई देती है। 2 नंबर क्या बात दोगे आप सूर्य को, क्या कहना चाहोगे? थैंक्स ए लॉट फॉर दिस, क्या बोलोगे सूर्य को धन्यवाद के रूप में? जीवन दे रहा है ना, ये जीवन देने के लिए उत्तरदायी है, मतलब इसके कारण जीवन संभव है। जीवनदायिनी गैस नहीं कहना है, जीवनदायिनी गैस तो ऑक्सीजन है, ये गैस नहीं है, बहुत बड़ा पिंड है ये, जीवन संभव है इसके कारण। ये तो सूर्य के प्रकाश की बात है। अब देखो प्रकाश किस रूप में आता है, प्रकाश के गुण की बात करें। मैंने आपको बताया था टॉर्च की तरफ भी भले आप देख लेना, आपने कभी ऐसा काम किया है अंधेरे के अंदर आपने टॉर्च चलाई है, खेत में गड़ो मारना बैटरी मारो नहीं, वो जो लाइट जा रही है आपने कभी उसमें धूल के कण से उड़ते हुए देखे? ऐसे ऐसे टिंडल प्रभाव है ये, अंधेरे टिंडल प्रभाव। आप है ना कभी नोटिस करना, अंधेरे में टॉर्च है ना आपके पास, मोबाइल के जलाओगे से किरणें सी निकलेगी, तो प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है बाहर, तो कण के रूप में नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। रात को आप खेत में जाना, बिल्कुल जब अंधेरा होता है सर्दी में, है ना, पशु गेड़ो मार दवा की पशु आवे गेड़ो मार गया खेत में, टॉर्च होती है, तो आप लेके आते हो 1 मरबा लाइट जानी चाहिए, 2 मरबा, उसको आप ऐसे अंधेरे में जलाना, ऐसे बैटरी को जला के साइड में होकर देखना, जो लाइट जा रही है ना उसमें आपको मिट्टी के कण से ऐसे करते दिखेंगे, आपको चल गए यहाँ पर रेत उड़ रही है, तो कण के रूप में प्रकाश है ना, वो रेत को कंपन करवा रहा है, क्योंकि वेग बहुत है प्रकाश का। कितनी चाल है प्रकाश की? 3 लाख किलोमीटर है। इतनी स्पीड से कोई चीज किसी टकराएगी तो कंपन नहीं होगी क्या? जैसे ट्रक आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आप उसके सामने खड़े हो, ट्रक आपको टच करे, कंपन नहीं होगी क्या? बहुत कुछ हो सी अचू जा गए बड़जार पड़सी, कई बार ये ककड़ियों से खिंडजे ढाई कौन लग किन्ने जुगाड़ इकट्ठा होके, तो वहां कंपन होता है, कारण प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा है। ये बातें बताई थी आज से लगभग 16वीं शताब्दी के अंदर, वैज्ञानिक आए थे, न्यूटन आया था, हाइगेंस आया था, मैक्सवेल आया था, मैक्स प्लांट आया था, ये वैज्ञानिक थे। ये पेपर में पूछते हैं कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो प्रकाश के गुण क्या है? पहला गुण, प्रकाश कण के रूप में आता है। प्रकाश में किसकी प्रकृति होती है? कण की प्रकृति थी, कण के रूप में भी आता। कण कौन से? वो फोटोन थे ना, वो कण ही थे, वो बात अलग है, बेचारों को ऐश्वर्या मिल गई तो तरंगों के रूप में बंट गए, कण के रूप में भी आता है। धरती पर हमें आप देखोगे ऐसे करके सूर्य की तरफ, अभी दोपहर में जाकर सूर्य की तरफ देखना, आपको टेंशन नहीं होगी, अपने आप आपकी आंखें ना झंझनाहट पैदा हो जाएगी, ऐसे आपको ऐसे लाइनें सी आती हुई दिखेगी, वो तरंग है। तो प्रकाश कण के रूप में भी आता है, पर प्रकाश तरंग के रूप में आता है। पेपर में आता है कौन सी प्रकाश की प्रकृति है? प्रकाश कण के रूप में आता है, यह बात बताई थी न्यूटन ने। इसे कहा जाता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश तरंग के रूप में आता है, इसे कहते हैं तरंग सिद्धांत। यह बात बताई थी किसने? हाइगेंस ने। तो पेपर में आता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश कण के रूप में आता है, जो टॉर्च में समझाया मैंने, कण से है ना, ऐसे से टिंडल प्रभाव दिख रहा है। ये न्यूटन ने बोला था कि प्रकाश कण के रूप में धरती पे आता है, उसने प्रूफ किया था कि देख लो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि देख लो आप लाइट जला के रात को, लगेगा आपको। उसने ये बात उसने बताई थी कि कण के रूप में प्रकाश आता है। तो उन्होंने कहा कि यहां पर मिट्टी के कण नहीं है क्या? है, छोटे छोटे धूल के कण यहां भी है। रोड पर जाओगे ना तो धूल के कण आपको साफ दिखते हैं, आपके पास से स्पीड में कोई कार गुजर जाए, स्पीड में बड़ा पूर्ण हो गया यहां, है ना, चिकनी मिट्टी रेत, या फिर रेत भी हो सीधी, तो भी अगर ऐसे गुजरेगी ना कार, तुम लोग कहते हो ना कि होले चला ले, सारा पूर भर दिया, वहां पर आपको साफ दिखते हैं वो कण से। क्या वो जिंदगी भर आपको वैसे दिखाई? बड़े होते दिख जाते हैं, छोटे दिखते हैं अंधेरे के अंदर, वो कण है, तरंग है। अब प्रकाश में कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति है। कितनी प्रकृति हुई? तो बोल दो द्वैत प्रकृति। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रकाश किस प्रकृति का होता है, तो आप कहोगे द्वैत प्रकृति। किस प्रकृति का होता है? डबल नेचर है इसका, ये कण के रूप में भी आता है, तरंग के रूप में भी आता है, तो द्वैत प्रकृति होती है, कण की एक तरंग की।
प्रकाश को जाने के लिए क्या माध्यम चाहिए? माध्यम समझते हो? चलो इधर देखो, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये मैंने कांच की स्लेब लगा दी। कौन सी स्लेब है? ये स्लेब है पारदर्शी, आप आर पार देख सकते हो इसके, है ना? क्या प्रकाश की किरण इससे पार निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। गाड़ी का आपका कांच होता है, ग्लास होता है, गाड़ी बंद करते हो, धूप में खड़ी, अंदर गर्म होती है ना, भयंकर गर्म लगेगी। आपने अगर बाहर पार्किंग कर दी तो प्रकाश अंदर आया होगा तभी तो गर्म हुई होगी। अच्छा, इसको चीर कर पार कर गया, तो यह माध्यम है। यहां पर पहला माध्यम है कांच, कांच पहला माध्यम है। आगे आपके पास मैंने बोला माध्यम वायु है, यानी यहां प्रकाश हम तक आ रहा है, बीच में माध्यम क्या? कुछ नहीं है, वायु है। ये प्रकाश आ रहा है ना, तो मेरे और इस प्रकाशिक स्रोत के बीच में कोई माध्यम है? ये वायु है ना, तो ये प्रकाश मुझ तक आ रहा है, वायु है तो आ रहा है, तो ये वायु से भी बाहर निकल जाएगा। फिर बोल दूं मैं एक कांच की स्लेब आ गई, फिर निकल गया। फिर मैं बोल दूं कोई हल्का कपड़ा आ गया, रेसा, जैसे खतरनाक लाइट जल रही है, हल्का सा पर्दा होता है, महसूस होता है ना कि उधर लाइट जल रही है, आ रहा है कुछ न कुछ, रेसा बोल दो। हाँ, गाड़ी को दूरी के सामने खड़ी करते हैं, उसके सीधा टेकाव करने के बाद क्या प्रकाश पर्दा, हाँ गाड़ी के साथ सीधा टेकाव जाता है। एक नंबर, अरे वो परावर्तन की घटना है। प्रकाश जो होता है ना, किसी चिकनी या पारदर्शी से टकराता है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है, इसको परावर्तन कहते हैं। इसे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। रेसा इससे बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये माध्यम है, ये पहला माध्यम, इधर ध्यान दे लो ढंग से, ये दूसरा माध्यम है, तीसरा माध्यम कांच है, चौथा माध्यम रेसा है। रेसे से बाद में फिर बोल दूं कुछ नहीं है, खाली है, नहीं वायु है। तो प्रकाश इनसे क्रॉस करके यहां आएगा कि नहीं आएगा? अरे माध्यम ना होता तो आता कि नहीं आता? तो भी आता। कई बार कहते हो ना, धूप निकली और बारिश हो रही है, बागड़ी में कहते भूत नाचे, भूत अटके नाचे, सूर्य प्रकाश आने ला रहे, भूत क्या नाचे? बंग के अच्छी विचार बजे नाचने की, रात में नाचेगा बाबड़ा, दिन में क्या नाचता बड़म? सिस्टम है कि बारिश हो रही है, आप सोच रहे हो कि बारिश हो रही है, प्रकाश आ रहा है, ये क्या सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ नहीं है, सूर्य का प्रकाश उसके मार्ग में अवरोध नहीं आया तो प्रकाश आ रहा है। रात को सूर्य हो प्रथ्वी के हमारे विपरीत दिशा में होता है, वो ढक लेती है, तो आप कहते रात होगी, आपने रात होगी, पूरी दुनिया में तो रात को नहीं, आपने रात थाल तरह घटे चाड़ना तो है, अब घटी रात भी होगी, अब कहीं पर रात तो होगी संसार में कहीं पे। अब बताओ, ये माध्यम अगर ना होते तो क्या सूर्य का प्रकाश धरती पर आता? माध्यम है तो भी आया, अरे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट सीधा बीच में वायु है तो भी तो हम तक आ ही रहा है, अरे ना भी है तो भी तो आ ही रहा है। पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रकाश को गति करने किस माध्यम की आवश्यकता होती है? कांच, वायु, जल, रेसा, तेल, नायलॉन का रेसा, मिश्रण, कुछ नाम देंगे, उत्तर होगा कोई नहीं। प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे माध्यम है तो भी प्रकाश धरती पर आएगा, माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश धरती पर आएगा। तो प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जिसको गति करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। अब ध्वनि है, ध्वनि एक ऊर्जा है, जैसे प्रकाश ध्वनि ऊर्जा है। अब मैं जो ध्वनि बोल रहा हूं आप तक आ रही है, हमारे बीच में माध्यम है, ये वायु है। अगर ये वायु इस कमरे से गायब हो जाए ना, तो मैं अगर बोल रहा हूं ना, आपको लगेगा ऐसे मुंह हिला रहा है ना, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा होगा। जैसे आप अंतरिक्ष में चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, आप बोलोगे ना, बोलो के थे आल्ड चिड़ जी बैठे बोले कि ठाक होने लगे, मुंह दिखे वो ये कर तो सीधो, तो वो क्या है? ध्वनि को गति करने के माध्यम की आवश्यकता है। ये आपने बचपन में काम किया होगा, इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं। कैसे? बचपन में स्कूल पे हमारे डेस्क होते थे ना, सरकारी स्कूल में मेज होते थे लंबे लंबे लगे, 3-3 जने बैठते थे, मास्टर नानता ने ढोलकी से बजानता कभी के थे यहाँ, हाँ लगान, मैंने भी किया ये काम। वहां पे उधर बोलते, उधर वाले देखो कहते तू कान लगा, वो मेज पर कान लगान, तो क्योंकि बॉयज स्कूल में पढ़े थे तो और कोई माध्यम नहीं था है ना, तो वहां यूं करते थे ऐसे। अब वो बजा रहा है तो सोच के देखो, टेबल के अंदर कार्बन के कण है ना, वो कणों से टकराती हुई ध्वनि उस कान तक जा रही है। आप एक माचिस की डिब्बी होती है अंदर वाला खोल ले लो, एक
एक धागा बांध लेना, इस एक तिल्ली लेना, कस के धागा बांध के उसको पूरा ऐसे तना देना इसे 180 डिग्री कोण पर। वो डिब्बी खोल अंदर वाला किसी कान पे लगाना, आप यहां से कुछ बोलना धीरे से, वहां आवाज जाएगी। पक्का? बिल्कुल। हाँ वो भी। ये कैसे है? ये ऐसे है, माध्यम है। इस जो धागा है ना, इसके कणों में कंपन पैदा हो रही है, ये ध्वनि लेके जा रहा है। यहां से बोला ना आपने हेलो, तो इधर जाएगा हेलो। वो बात अलग है, सामने से अगर कोई ब्लॉक कर दे तो नहीं जाएगा, बाकी जाएगा पक्का। ठीक है, ये सब माध्यम है। तो बताओ ध्वनि ऊर्जा के लिए माध्यम की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? इसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पेपर में 4-5 बार आ चुका क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा को गति करने के लिए कौन सा माध्यम चाहिए। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ये इंपॉर्टेंट डाल लेना। अभी तक मैंने आसान आगे याद कर दिया, अब तो नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, याद रहेगा। देखो यहां लिखोगे प्रकाश को, पढ़ लो, बातें मत करो, बातें मत करो। प्रकाश को गति करने के लिए, प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो तो भी आएगा, माध्यम ना हो तो भी आएगा। वो आवेगा मतलब रोके कौन रुके? कि तुम लोग कह दो कि मैं कोई ऐसा माध्यम लगा दूंगा प्रकाश आए ना धरती पे, संभव नहीं है। हाँ, बिना माध्यम ज्यादा होगा। देखिए चीज रोके कौन रुके नहीं, बात ज्यादा यही करे भैया। ये भी इसी पे डिपेंड करता है। कई चीज हुआ है, बहुत सारी चीज हुई इसी जिंदगी में। सब फिजिक्स, सब साइंस है, हर जगह साइंस है प्राणियों। तुम लोग दैनिक जीवन की कुछ बातें भी अगर इनसे आप इंक्लूड कर दो ना, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में कभी। तो पढ़ने का तरीका है अलग। तो तुम रट्टा मारते हो, सोचते नहीं हो, फैक्ट नहीं देखते। क्या सा हमारे जीवन में भी होता है, वो यहां भी होता है। उनका भी तो जीवन है, वो भी तो बेचारा वो निर्वात है, पर है तो सही कुछ ना कुछ। अब एक चीज और देखो, अब एक छोटी सी बात ढंग से सुन लेना, पढ़ाऊंगा तो अभी थोड़ी चीज और बची है पढ़ने के बाद में, पर एक नाम याद रखना। एक नाम आएगा तरंग दैर्घ्य। आपके क्वेश्चन भी पेपर में दिया होगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक लोग पूछ रहे हैं सर ये मात्रक क्या होते हैं, वो शुरू हो गए मात्रक। तो मान जो क्वेश्चन आते हैं, तरंग दैर्घ्य इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। सिंबल होता है इसका ये उल्टा वाई, इसको कहते हैं लैम्डा। लैम्डा तरंग दैर्घ्य क्या है वो भी पढ़ेंगे। अभी अब नाम याद रखना, क्या नाम है? एक नाम याद रखना, आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल या तो आप स्मॉल एफ डाल सकते हो, नहीं तो आप डाल सकते हो न्यू। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इसे वी बना दो, इसे म्यू। ये भी आवृत्ति का ही मात्रक है, ये सिंबल है, इसको आवृत्ति बोल दो, फ्रीक्वेंसी। ये तो आपने पढ़ी होगी, घर पे आपका जो बिजली का बिल आता है ना, उस पे लिखा होता है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता 220 वोल्ट, नीचे लिखा होता है 50 हर्ट्ज। बिजली की वाला जो बिल है ना, कभी चेक किया हुआ ढंग से? थे क्या? हम चेक करो, थोड़ा बाप भरे धन थाने की लोड है, चेक वो घर सी तुम्हारी उड़ा कितो बड़ा है, वो कभी देख ले करो, भरो तो नाम नहीं थे, कौन भरो? पढ़ लिया अगर। उस पर फिजिक्स होती है, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन उस पर मिल जाते हैं। वोल्टेज आते हैं ना, वो इसी पे लिखी होती है। फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो भी वहीं पे लिखी होती है। ये आवर्ती और है क्या चीज? आवर्ती क्या? तरंग दैर्घ्य। एक नाम हो रहेगा चाल, ये आप मैथ में पढ़ते हो, वही चाल है। स्पीड, चाल बराबर जानते हो, दूरी बटे। ये सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने के लिए लगभग 500 सेकंड लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और ये दूरी जो है इसको भाग देती, प्रकाश की चाल आती है 3 लाख किलोमीटर। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वो फॉर्मूला तो लगाएंगे। अब ये चाल नाम आता है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कौन सा प्रकाश का गुण परिवर्तित नहीं होता है? चाल, तरंग दैर्घ्य, वर्ण विक्षेपण, आवर्ती। आवर्ती प्रकाश की कभी भी आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है। चाल, अब आप बोलोगे चाल, चाल बदलती है कैसे? सपोज करके देखो, सूर्य का प्रकाश धरती पर आएगा तो प्रकाश की चाल मान लो 3 लाख किलोमीटर है। कितनी है? ये प्रकाश की किरण को यहां पर एक कांच की स्लेब मिल गई, कांच का घर मिल गया, तो बताओ यहां पर वायु थी, ये वायु में स्पीड से निकलेगा कांच में?
वायु में तो स्पीड से चलेगा, कण इसके दूर दूर है। कांच में अति झटका लगेगा, चाल घटेगी, कांच से वापस वायु आ गई। अब बताओ, एक तो प्रकाश की किरण है वो कांच से गुजर रही है, एक वायु से गुजर रही है, ज्यादा चाल कहां होगी? वायु कण दूर दूर है, वायु में तो स्पीड से निकल जाएगी, कांच में धीमे धीमे निकलेगी। आगे जल आ गया तो और परिवर्तित होगी, फिर वायु आ गई तो फिर चाल बढ़ेगी, फिर कांच आ गया तो फिर घटेगी, फिर वायु आ गई तो फिर बढ़ेगा, जल आ गई तो फिर घटेगी। तो चाल किस पर डिपेंड करती है? माध्यम पर। अभी आप यहां पर दौड़ रहे हो, उस दीवार से इस दीवार तक, यहां तक आपके बीच में कोई अवरोध नहीं है, आप आराम से दौड़ पाओगे। यही आपको बोलेंगे स्पीड से दौड़ना है, 5 जने खड़े हो जाए कि दौड़ते हुए रोकना है, बीच बीच में से रोकना है अवरोध। 5 जने खड़े हो जाए कि दौड़ेगा ना, उसको बोले भाग के आ। 5 जने खड़े हो आवे नहीं, जना आगे मुक्को कर दियो, क्या कुछ चाल में परिवर्तन आएगा? अवरोध आ रहा है बीच में, तो सिंपल सी बात, चाल घटेगी। तो फिक्स हो गया, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल भी बदलेगी। ये क्वेश्चन आया था पेपर में। क्या क्वेश्चन था? माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश की चाल, उत्तर लिखा हुआ घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, परिवर्तित होती है। आप बोलोगे परिवर्तित होती है, क्योंकि आपको माध्यम का नाम नहीं बताया। अगर वो बोले कांच से वायु में जाने पर चाल, अब परिवर्तित तो अब भी होगी, कांच से वायु में जा रही है तो बढ़ेगी, कांच से वायु में जा रही है ना, बढ़ेगी। वायु से कांच में जा रही है तो वायु में तेज, कांच में कम, तो घटेगी। माध्यम दे तो आपके दिमाग में आएगा, जिस माध्यम के कण पास पास है वहां तो धीमा धीमा, जहां कण दूर दूर है वहां स्पीड से। तो आगे वाला गुण लिखो, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल भी बदलती है। ये चौथा और पांचवा जो मैंने लिखवाया ना गुण, ये इंपॉर्टेंट है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलती है। बदलती है को हिंदी में शुद्ध नाम देते हैं परिवर्तित होना। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलती है। नोट लगा कर लिख लेना, प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलती है। इसके बाद में नोट लगा के लिख लो, प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कौन सा गुण प्रकाश का परिवर्तित नहीं होता है? एक ही गुण है, बाकी सब बदलते हैं। चाल बदलेगी, सरल रेखा में गति करा, चाल का नाम वेग हो जाएगा, वेग भी बदलेगा। तरंग धैर्य बदलेगा, लाल रंग का तरंग धैर्य अलग है, बैंगनी का अलग है, नीले का अलग है। तरंग धैर्य भी बदलेगा, एक गुण नहीं बदलेगा, कौन सा? आवर्ती। अब प्रकाश कण के रूप में यह सिद्धांत है, तरंग के रूप में यह सिद्धांत है। प्रकाश से चुंबक घुमाकर क्या हम बिजली बनाते हैं? बनाते हैं। हमारा जनित्र होता है ना, विद्युत जनित्र, उसके अंदर चुंबक के पिस्टन घूमते हैं ना। ब्याह शादी में जनरेटर कौन लिया मांगे? पापा कहता जनरेटर, जनित्र होता है वो, डायनेमो, उसके अंदर चुंबक होती है। मिट्टी तेल गालियो, काम चलो, लाइट आवे नहीं, तो मतलब चुंबक से बिजली बना रही है। ऐसे प्रकाश के अंदर चुंबक के गुण भी है, इससे बिजली नहीं बन रही है। सौर ऊर्जा से आ रही है विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा से बन रही है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से वापस हम सौर ऊर्जा का परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर तापमान जरूर बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जितने ज्यादा आजकल सौर प्लांट लग रही है ना, ये बात सही है, वैसे करना भी पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है इसके अलावा हमारे पास। क्या? जितनी आजकल सौर प्लेटें लग रही है ना, जहां पर लगी है, आप कहीं वहां कभी बैठकर अनुभव करना, आपको थोड़ा सा उसके बाहर क्या गर्मी महसूस होगी, कभी चेक कर लेना। ये है क्या? जो सौर ऊर्जा है ना, हम बना रहे हैं, अच्छी बात है। ऊर्जा का ये नवीकरणीय स्रोत है, पर जो सौर ऊर्जा जो प्लेट है ना, उसके अंदर चांदी लगी हुई है। सूर्य का प्रकाश है ना, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन करने वाली धातु चांदी है, और उसके अंदर चांदी का परावर्तक प्रश्न होता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग कारण है। अगर आपके गांव के अंदर कम से कम 30 या 40 सौर प्लेटें लग जाए, तो आप और पड़ोसी गांव के टेम्परेचर में बहुत फर्क होगा। कारण है ये, तो वो है प्रकाश का। अब लिखो प्रकाश के सिद्धांत।
ये तो गुण था। अब हुआ है टॉपिक शुरू। ये थ्योरी थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे ढंग से पढ़ लेना। टॉपिक लंबा है थोड़ा सा पर है इंपॉर्टेंट। अब तुम लोग कहते हो ना मात्रक बताओ मात्रक बताओ, वो मात्रक आ जाएंगे इसमें 4-5। प्रकाश के सिद्धांत या प्रकाश से संबंधित सिद्धांत, 3-4 सिद्धांत है। आपको वैज्ञानिकों के नाम याद रखने कि किस बंदे ने कौन सा सिद्धांत दिया। सिद्धांत, यहां पे सिद्धांत में सबसे पहला था न्यूटन। क्या था, क्या किया न्यूटन ने? न्यूटन ने बोला प्रकाश है ना वो कण के रूप में आता है। न्यूटन ने बोला प्रकाश कण के रूप में आता है, तो बन गया कणिका सिद्धांत। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन। किसने दिया था? तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद रहेगा, समझ आओगे ना। कणिका सिद्धांत तो लिखोगे न्यूटन। बल का मात्रक भी न्यूटन बंदा था। सर आइजक न्यूटन नाम का बंदा था, खतरनाक आदमी था। आइंस्टीन का बाप ही था एक प्रकार से, टक्कर का आदमी था। ये दोनों तगड़े थे, आइंस्टीन भी तगड़ा था, ये भी तगड़ा था। दोनों की टक्कर चलती रहती थी इनकी। जितने प्रैक्टिकल उसने किए थे उसे खतरनाक इसने किए थे। 2 नंबर, प्रकाश आता है तरंग के रूप में। प्रकाश आता है धरती पर तरंग के रूप में, तो बन जाएगा तरंग सिद्धांत। तरंग के रूप में तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। किसने दिया? ये बंदों के नाम है, वैज्ञानिक याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते पेपर में। तीसरा, प्रकाश से हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश में चुंबकीय प्रकृति भी है ना। चुंबकीय सिद्धांत है। कैसे? सौर ऊर्जा से बिजली बना देते हैं अपने, चुंबक लगाई डायनेमो के अंदर, लाइट बना दी जनित्र से, तो चुंबकीय सिद्धांत भी है। हाँ, मैग्नेट नहीं होती क्या? मैग्नेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में चुंबक कहते हैं। चुंबकीय सिद्धांत वो दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल। एक और सिद्धांत पढ़ लो, और भी है सिद्धांत तो 10-12 है, पर आप 4 पढ़ लो, 10th लेवल तक 4 ही आती है। एक और है, एक और है, प्रकाश है ना वो फोटोन के रूप में आता है। पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है। सूर्य से बाहर फोटोन निकलते हैं, धरती पर आकर क्या बन जाते हैं? सौर विकिरण। ये पटा जो प्रकाश है उसके अंदर जो नाम आता है ना फोटोन, पैकेट्स कह लो, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटोन। ये दिया था मैक्स प्लांक ने। आप इसको फोटोन सिद्धांत की बजाय एक और नाम दे सकते हो, क्वांटम, हिंदी में क्वांटम कह सकते हो इसको। तो 4 बंदे प्रकाश से मेनली रिलेटेड है। क्या क्या है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। प्रकाश का चुंबकीय सिद्धांत सॉरी प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? चुंबकीय सिद्धांत और फोटोन सिद्धांत, ये थे बंदे। यहां तक सिर्फ प्रकाश बनना, प्रकाश की थ्योरी और गुण ही है और बंदे हैं। अब ये प्रकाश धरती पर आने के बाद जो काम करेगा, अब हमारा टॉपिक मेन है ना जो मैटर, वो अब शुरू होगा। इससे पहले थोड़ी सी एक चीज और पढ़ लो, ये लिख लिए आप। लिखो प्रकाश की चाल भी। प्रकाश किस स्पीड से आता है धरती पे? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट एक ही बात है। प्रकाश की चाल, चाल बराबर सारे जानते हो। चाल कैसी राशि है? एदिश की सैदिश। चाल का मात्रक क्या होता है?
मात्रक क्या होता है, पहले ये बताओ, मात्रक क्या चीज होती है? मापने की इकाई। मात्रक का मतलब है, जैसे मैं आपको बोलूं, हाँ यूनिट इकाई एक ही बात है। दूध तो आप कहोगे 2 लीटर, गुड़ तो आप कहोगे 2 किलोग्राम, कपड़ा तो आप कहोगे 2 मीटर, है ना। बल तो आप कहोगे 2 न्यूटन, कार्य तो आप कहोगे 2 जूल, है ना। ये इनको मापने की इकाई है। ये मापने की जो इकाई होते हैं ना, वो होता है मात्रक। पेपर में पूछते हैं मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है। ये मात्रक रट्टा नहीं मारते, मात्रक बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं मात्रक? मात्रक मापने पड़ते। ऐसा तो नहीं कह सकते ना भी 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूध दे दो, कह सकते हो क्या? 5 लीटर होगा, किलोमीटर नहीं बोल सकते ना। ऐसे मात्रक बनाते कैसे? देखो, दूरी है, उसको किस में मापेंगे? ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई साहब 20 रुपए ले लो, मुझे 2 लीटर छोड़ आओ, ऐसे बोल दो क्या? नहीं ना। 2 किलोमीटर छोड़ के, 2 मीटर दूरी पे, या मुझे 20 किलोमीटर जाना है, ऐसे बोलोगे ना। 20 लीटर दूर जाना है मुझे, ऐसे कहोगे क्या? वो मात्रक है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? सामान्य मात्रक छोटा दूरी का होता है। अब ऐसा नहीं आपको कि सर सेंटीमीटर ही होता है, क्योंकि मात्रक भी अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसा ही मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, एमकेएस मात्रक है, एसपीएस मात्रक है। दूरी के मात्रक क्या क्या है? सेंटीमीटर, पिकोमीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर, किलोमीटर, मील, सब दूरी के मात्रक है। सामान्य दूरियां किस में मापते हैं? मीटर में। और समय सबको पता है, समय का मात्रक क्या है? देखो, दूरी का हो गया मीटर, समय का हो गया। अब देखो, दूरी बटे समय यानी मीटर प्रति, तो चाल का मात्रक क्या बना? इसको आप यूं भी लिख सकते, यहां लिख, या मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का मात्रक है। अब आप अक्सर पूछते हो सर सैदिश पढ़ाओ, सर एदिश पढ़ाओ। सैदिश एदिश है क्या? एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि, अदिश राशि, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा चाहिए, साथ में परिमाण भी चाहिए, वो तो है सदिश। और जिनको बताने के लिए परिमाण तो चलो हो ही हो, दिशा को कोई जरूरत नहीं है, वो होगी। जैसे मैं बोलूं आपको कि कितना टाइम हुआ, तो आप कहोगे सर 3:05 हो गए। फिर मैं उधर बोलूंगा कि परने मुंह फोड़ के बता, तो फिर ऐसे बोलो क्या, पूर्व दिशा में 3:05 हो रहे हैं। फिर मैं कहूंगा इन्ना पुरदानी, अब बताइए। फिर इधर कहोगा कि दक्षिण में जाऊंगा ना, पश्चिम में जाता हूं, 3:05 हो रहे, पश्चिम दिशा में, कोई फर्क पड़ा? किधर भी घूम जाओ, क्या समय के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी? एदिश राशि है। यही मैंने आपको बोला कि ये चेयर पड़ी है, इस पे आपको 10 न्यूटन बल लगाना है। 10 न्यूटन तो मैंने मात्रा तो बताई है ना, परिमाण तो बताया 10 न्यूटन, 10 किलोग्राम तो परिमाण तो है। अब 10 न्यूटन बल लगाना, तो आप पूछोगे नहीं क्या किधर लगाऊं? आप बोलोगे 10 न्यूटन पूर्व में लगाऊं तो इधर, 10 न्यूटन पश्चिम में लगाऊं, उत्तर में लगाऊं, दक्षिण में लगाऊं। क्या 10 न्यूटन बल लगाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ी? तो परिमाण तो है ही है, साथ में दिशा भी चाहिए। तो बल कैसी राशि है? एदिश राशि। ऐसे चाल है ना। अब दूरी है, अब मैं बोल दूं दूरी के लिए, आप यूं बोलोगे कि 2 किलोमीटर या 2 मीटर पश्चिम दिशा में। जैसे यहां से मैं बोलूं, तुम लोग कहोगे, मैं बोलूं 10 फीट दूरी है, तो आप ये कहोगे क्या, इधर देख के उत्तर दक्षिण मानोगे कि 10 फीट उत्तर दिशा में है, तो उधर से माप ले। फिर ऐसे बोलोगे 10 फीट दक्षिण दिशा में है, इन्हें करके माप ले यहां से। आप यूं कहोगे अब 10 मीटर है, पूर्व से माप रहा हूं तो पूर्व दिशा में, ये 10 फीट ही है। क्या दिशा बदलने से इस दूरी, जो लंबाई है, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या दिशा की आवश्यकता पड़ी? दूरी अदिश राशि तो पक्का चाल भी अदिश राशि होगी। यहां जो मान होते हैं ना, वो अदिश है ना, जिसके बारे में बात करें वो भी अदिश ही होगा पक्का, क्योंकि ये अदिश, समय अदिश। ये जब दोनों अदिश है तो चाल कैसे हो जाएगी सदिश? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आ गया, चाल राशि। चाल कैसी राशि है? एक राशि याद होगी, याद रहेगा ना? चलो,
अब चाल है वो होती कितनी कितनी है ये पढ़ना है आपको, ये उतार लो फिर चाल लिखो। तो पेपर में आता है वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, वो तुम्हारा है, वो क्वेश्चन है। मैं याद करने के तरीके बता देता हूं आपको। इधर देखो, अब जो राशियां हैं वो तो हो गया। अब पढ़ते हैं, पहले समझ में आया चाल होता क्या है। हम क्या पढ़ रहे थे अभी, तो हमने ये पढ़ा है चाल क्या होता है। चाल बराबर, आपको दूरी और समय दे चाल निकाल सकते हो, चाल और समय दे तो दूरी भी निकाल सकते हो, दूरी और चाल दे तो समय भी किया होगा मैथ में। मैथ फिजिक्स ही है, सेम ही है। और ये भी बढ़िया वाली बात मैंने बहुत बार बताई है, पहले गणित नहीं होती थी, पहले साइंस नहीं, पहले फिजिक्स होती थी। पहले विज्ञान होती थी, विज्ञान का पार्ट है ना फिजिक्स। जब इसमें आंकड़ों की जरूरत पड़ी, आंकड़ों कुल योग, आंकड़ों की संख्या, तुम्हारी संख्या की बंदगी मध्य, मध्य के बहुलक, तो पहले विज्ञान होती थी, उसके बाद में गणित आई है। विज्ञान नहीं होती तो गणित भी नहीं आती। अब ये मत कहना कि विज्ञान आई क्या मी, तुम्हारे पढ़ना ना पढ़ दो। तो विज्ञान गणित भी ना होती तो नौकरी भी ना होती है, कपड़ा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुम लोग हमारे जो पूर्वजों की तरह जंगल में घूमते नंगे, ना कोई गब्बो, ना कोई फोन, ना कोई इंस्टाग्राम, कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन ही बनता सारा जंगल में सीधे। तो तरक्की हुई है तो शिक्षा का बढ़ोतरा हुई, शिक्षा की बढ़ोतरी जो हो रही है ना, इस वजह से नौकरी आई है। अब तो नौकरी किससे मिल रही है, जब आप पढ़े लिखे हो तभी मिल रही है। तो पढ़ाई नहीं होती नौकरी नहीं आती। अब बोलोगे ठीक है पढ़ो ना पढ़ो, तो फिर जिंदगी भी वही होती जो पूर्वजों की थी, मस्त आराम से बिंदास घूमो, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई फोन करनो, ना कॉल करनो, ना कोई रिश्तेदार आंगड़ी लगावा, ना कोई पड़ोसी लगावा, सारा एक सही, मस्त घूमते बिंदास। सोचो वो जिंदगी कैसी होती फिर, मस्त होती फिर। ये नहीं थोड़ी कहते तुम लोग कि रेडमैन की जींस चाहिए मेरे को, रेड टेप की शर्ट दिला दो, शर्ट होती को नहीं, लोड़ी को नहीं हो, ए बे झिंटा हुआ रही है, थोड़ा सा कुछ रहा के होना है चाल पड़ की को नहीं हुआ। इधर देखो यहां, अब मैंने क्या बताया था, चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, माध्यम बदलेगा चाल बदलेगी। पहले माध्यम बनाती, अब मैं माध्यम बना रहा हूं, आप अपने दिमाग में सोचना किस में ज्यादा स्पीड से गुजरेगा। ये वायु है एक नंबर, मतलब यहां इस एरिया में, जैसे यहां मैं खड़ा हूं ना, ये वायु है, ऐसे माध्यम है, ये वायु है। आगे ना ये थोड़ा गैप है, इसके बाद कांच है, फिर इसके बाद है ना थोड़ा गुजरने के बाद पानी है। जल अगर पारदर्शी होगा ना, लाइट बाहर दिखाई देगी, पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन होगा। फिर वापस मैं बोल दूं वायु है। अब कितने माध्यम हुए, अब यहां इधर कौन बताएगा, इस लाइन में वायु से कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। विदुषिया बताएगी वायु से कांच में जाना है, वायु से कांच में आ रहा है प्रकाश, चाल घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी, घटेगी। इधर इधर सोचो, ये देखो, ये आपने बचपन में पढ़ा है प्राणियों, माध्यम के कण पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, ऐसे पढ़ते, ठोस के कण ऐसे होते हैं, ये ठोस है तो कण पास पास ही है, पानी है, कण थोड़े दूर दूर होंगे। ये आपके पास बोर्ड है, इसमें से आपको हाथ निकालना है, बाहर ऐसे क्रॉस कर निकल जाएगा। यही आपके पास पानी बह रहा है, टुंटी में पानी आड़ ला रही है, बीच में से हाथ मार सकते हो, कण दूर दूर तभी तो गए। ये गैस है तो और दूर दूर है कण, ये आराम से हाथ घुमाओ। तो ठोस ऐसा माध्यम है जिसके कण पास पास है, द्रव के थोड़े दूर दूर, गैस के बहुत दूर दूर। अब सोचो वायु ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास, उसको कहेंगे सघन माध्यम। क्या कहेंगे यार, जिसके दूर दूर उसको क्या कहेंगे। मतलब मैं अगर पानी और कांच की तुलना करूं ना, तो कांच तो है सघन,
पानी है विरल, ये मैं कांच काट दूं यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूं द्रव और गैस की। अब द्रव तो सघन है, पर इसकी तुलना में कांच क्या है, सॉरी गैस क्या है। ऐसे यहां देखना है सघन कौन है, विरल कौन है। तो विरल में स्पीड से जाएगा कि सघन में जाएगा, विरल में। विरल से निकला सघन में गया तो चाल यहां पर क्या होगी, कांच की तुलना में जल के कण थोड़े दूर दूर है, यहां बढ़ेगी। जल से वायु में जा रहा है और बढ़ेगी, समझ गए। चाल बदल रही है। पहला गुण माध्यम बदलने पर चाल बदलती, कितनी कितनी किसमें चाल होती है, सबसे पहला क्वेश्चन। अब आप सोचो इनमें सबसे ज्यादा चाल किसमें होगी प्रकाश की, वायु में, कांच में कि जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बस पहला ही क्वेश्चन है, प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है। चार माध्यम देंगे, प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किसमें, वायु, जल, कांच, नाइलॉन का मिश्रण, पत्थरों का मिश्रण या रेसा, ऐसे नाम आएंगे। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल वायु में है, क्योंकि वायु के कण दूर दूर है। इसके अलावा तो निर्वात में वायु की जितनी होती है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बता देता हूं, बाकी जितनी वायु में ना उतनी निर्वात में। निर्वात क्या होता है, ऐसा, हाँ वैक्यूम इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा आवरण जहां पर वायु ना हो उसे निर्वात कहते हैं। जैसे आप अंतरिक्ष में चले जाओ, वो निर्वात है, वहां पर आप जीवित नहीं रह सकते बिना ऑक्सीजन के, वो निर्वात है। अब यहां तो प्रकाश, जरा सोचो वायु में कण है ना, यहाँ पर अशुद्धियां, मिट्टी, धूल, जलवाष्प, गैस, यहां चाल बहुत ज्यादा है। पर ये वायु ना होती तो कोई अशुद्धि थी नहीं, फिर और स्पीड जाता, उसको निर्वात कह देते हैं। बाकी चाल सेम ही, लिख लो भले कोष्टक में, निर्वात, निर्वात, दोनों ऑप्शन आ गए तो निर्वात सही है। यानी यूं मान लो, लिखना नहीं है पर समझा दूं, चाल का मात्रक तो पता चल ही गया क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये वायु में चाल है, थोड़ा इसको डिफाइन करोगे यूं आएगा। एक बार यूं लिख देता हूं मैं, क्या फर्क है दोनों में। ये चाल थोड़ी सी ज्यादा है तो नए के बराबर ही, नगण्य है, नेग्लिजिबल, निकाल सकते हो, थोड़ा सा है, चिन्ना सा, पर ये थोड़ी ज्यादा है तो ये निर्वात है, ये थोड़ी कम है, ये वायु है। फर्क इतना ही है, बाकी पेपर में ये नहीं आता, पेपर में ये आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना फर्क है। इतना गहरा नहीं पूछते, बाकी आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आता है पेपर में कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है। ऐसे ऑप्शन लिखे होंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी दिया आपको 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन दिया आपको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। अब ऑप्शन ये दिए, ये सारी चाल ही है किसी न किसी माध्यम की। ये समझ दो 3 × 10⁸ मीटर का मतलब क्या है, कितना होता है ये। अरे 3 × 10⁸ होता कितना है, ये पूछ रहा हूं, कितना होता है ये। नॉर्मल बताया, नॉर्मल आड़ू तरीके से है। ये 3 10⁸ का मतलब है 8 बार 0 लिखना है, ये हटा दो। 10⁻² का मतलब क्या होता है, 100 नहीं होता, 10 का वर्ग। 10⁻² का मतलब क्या है, 100। इसका मतलब क्या है, 10 × 10, यही होता है 100। 10⁻³ का मतलब क्या है, 1000 कैसे बना होगा, 10 × 10 × 10, 10 ढाई 100 ढाई 1000। तो 10⁻³ का मतलब 1 2 3 0, 2 का मतलब 2 0, 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आगे लिख दो मीटर,
फिर प्रति सेकंड। आप पढ़ो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। लाख में बदलोगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलोमीटर बना लो, 1000 ही होते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो। अब पढ़ो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लाख में बना 3 लाख किलोमीटर। मतलब गाड़ी की रफ्तार होती है ना, बस की, ट्रक की, बाइक की, ये 80 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, हिल जाते हैं हम। 80 किलोमीटर की स्पीड का मतलब क्या है? 1 घंटे में 80 किलोमीटर चले जाओगे आप। अरे ये इधर देखो, 3 लाख किलोमीटर, वो भी 1 सेकंड में। यानी आपने यूं किया ना, हो गया 1 सेकंड। इतनी देरी में प्रकाश चला गया 3 लाख किलोमीटर। इतनी स्पीड है, हमारी समझ से परे है। तो कितना दूर है भाई साहब हमसे? लगभग 14-15 करोड़ दूर है। पर धरती पे प्रकाश चलता है 8 मिनट 20 सेकंड में। 8 ही मिनट लगते हैं। जैसे मान लो आपको वहां पे बाइक दें कि 8 मिनट धरती पे आने आ जाओ, क्या उम्र जानती रही? पर वो भाई साहब आ जाते हैं, इतनी रफ्तार है। इसलिए कहा जाता है प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? अब इसमें मैं देखो 3 लाख की बजाय कर दूं, थोड़ा और कम करते हैं, 3 की जगह 2 लगा दूं। क्या लगा दूं? ये चाल घटी के बढ़ी? घटी। तो माध्यम भी थोड़ा सघन होगा। कांच है ये। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? अच्छा, पानी में पूछे तो थोड़ा सा ज्यादा है। जल में प्रकाश की चाल वो है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैसे लिखने के लिए ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। आप ऐसे लिख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे जल कर देता हूं, ठीक है, फिर यहां करता हूं 2.25, ताकि आपको अंतर समझ में आए थोड़ा सा। यहां 2 कर लो और यहां कांच कर लो। अब देखो 3 लाख, 2,25,000, 2 लाख घट रही है, मतलब वायु से थोड़ा कम होगी किसमें? फिर और थोड़ा कम होगी किसमें? लास्ट में और ले लो आप, रेसा आ गया कोई, नायलॉन। नायलॉन में रेसे होते हैं ना, जो रेसा कपड़ा वगैरह होगा, हल्का चुन्नी वगैरह, इससे प्रकाश निकलता है ना, रेसे। नायलॉन एक रेसा ही है, बहुलक है एक। नायलॉन में प्रकाश की चाल, अरे बागड़ी में क्या कोनी के टेरिलिन को कपड़ो है वो है, असलिन की चादर है यार, बीसी चादर है, बूढ़ के ठा भारी कोनी है किसी ओ सुती है, सुती समझ जाते हैं। बाके दे वो तो टेपलिन, वो कहते हैं ना पापलिन कपड़ों, वो गानो है नहीं, सूट पौनो हटगी तो पापलिन दे वो कपड़ा का नाम हुए टेरिलिन, टेपलोन, ये रेसे हैं सारे, ठीक है ना। वैसे ये रेसा होता है नाइलेन एक। इसमें थोड़ा सा आप यूं करो, 2 यही यहां कर लो 2.04 8 मीटर पर सेकंड। चाल में परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है। 10⁸ तो सबके लास्ट में ही है। अब मैं आपसे पूछूं, अब लिखते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, इसको यूं लिख देते हैं, मैं क्वेश्चन ही बना दूं। आपसे पेपर में पूछूं प्रकाश की चाल का उचित क्रम क्या है, बताना। उचित क्रम वायु, जल, फिर नायलॉन, फिर कांच। तो 3 ही आते वैसे। वायु, उससे थोड़ी सी कम किसमें है? ये तो आता नहीं है, इस पे आप मत्था मत मारना, वैसे मैंने आपको बता दिया। 3 ही आप याद करना काफी है। कांच ऐसे लिखा होगा, प्रकाश की चाल का उचित क्रम, तो वायु, उससे कम जल, उससे कम कांच में। अब इसको उल्टा कर दो, गलत करना है, ऐसे ऑप्शन देंगे, जल, वायु,
कांच गलत हो गया। ये ग्रेटर देन लगा, ये कह रहा जल में चाल है ना ज्यादा है वायु से, ऐसा नहीं है। और गलत कर दो, कांच जल वायु। और गलत कर दो, कांच वायु जल, ऐसे आ गया। निम्न में से प्रकाश की चाल का उचित क्रम क्या है? वायु में ज्यादा है किससे? यार जल में ज्यादा है किससे? उत्तर सही कौन सा हुआ? समझ गए क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ये मत उतार लेना, तो ऑप्शन दिए थे मैंने। ये ग्रेटर देन है यहां पे, ऐसे। तो प्रकाश की चाल का ये हो गया उचित क्रम। समझ में आई बात? ये है प्रकाश की चाल। अब ये धरती पर आने के बाद में क्या क्या करेगी, वो है प्रकाश की सारी घटनाएं। सब घटनाएं है वो प्रकाश की। पढ़ा होगा अपवर्तन, जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, कौन सी घटना है? कहते हो अपवर्तन। पानी के पेंदे में मरी हुई मछलियों का ऊपर उठा दिखना, अपवर्तन। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद सूर्य का वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखना, कहते हो अपवर्तन। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखना, कहते हो प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को, है ना, आकाश है, चंद्रमा काला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। तो समुद्री जल है, हमें चमकता हुआ नीला दिखता है, मस्त। शाम के समय प्रकाश नहीं होता, आसमान नीला दिखता है, क्यों दिखता है? प्रकीर्णन है। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, क्यों? परावर्तन है। हीरा चमक रहा है, क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन है। इंद्रधनुष बन गया तो क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, वर्ण विक्षेपण भी है। रात्रि में अधिकांश दुर्घटनाएं किस प्रकाशिक घटना कारण? दुर्वर्ण। दुर्वर्ण नोटिस किए? महसूस भी किया होगा, याद भी रहेगा। आप इधर से बाइक लेकर जा रहे हो, रात का समय है, कभी नोटिस किया होगा सामने वाला गाड़ी लेके आ रहा है, आप कहते हो कि लाइट डाउन नहीं कर रहा, अगर वो कुछ दिखता नहीं है आपको। कई शाने होते हैं, आप ऐसे देते हो ना, ऐसे अप डाउन करते हो ऐसे एक दो बार। शानो आदमी उसी गाड़ी चला, ट्रक को है, शानो आदमी उसी नहीं, वो समझे वो छोटा साधन है, वो लाइट नीचे कर ले वो। अरे कहीं खत्म हो रहा भी वहां बैठे रहे, यहाँ वो चाहे यहाँ कर रखे, वो वहीं जावे सीधू यहाँ। फिर आप नहीं मोड़ से इन्ना करना पड़ेगा, मर गयो रे, फिर लारू गाड़ काट दे के कोजी 2-3 बार, है ना। तो वो जब आ रहा है तो आप नोटिस क्या होगा इससे? अब वो कार निकल रही है ना, आप सामने से बाइक लेके आ रहे हो, वो लाइट है ना आप पर गिरेगी, आपको ये दिखाई नहीं देगा। ऐसे कार आ रही है ना, आपने नोटिस किया होगा, ये जो कार है, ये से कार आ रही है, यहाँ पे बाइक आ रही है, यहां अंधेरा है दोनों तरफ, कुछ दिखता नहीं है आपको। कार के पीछे भी कुछ है क्या? फुल लाइट अगर ट्रक की है ना, रोड पे, ट्रक के साइड में, ट्रक के पीछे अगर कुत्ता भी आ रहा, आपको नहीं दिखेगा। आप ट्रक जब गुजर जाएगा ना, तो आपके बाइक की लाइट से आप आगे देख पाओगे। वो दुर्वर्ण है, उसने लाइट डाउन नहीं की, वो प्रकाश और आपकी आंखों में गिर रहा है, तो 1/10 सेकंड तक प्रकाश है ना संचित हो गया, वो वाला। आपकी लाइट है कम, बगल में हो गया अंधेरा। अब वो ट्रक निकला और पीछे अगर उसकी कोई ऐसी बाइक आ रही है जिसका लाइट को नहीं, कई हो बिना लाइट की रखेगा मैं, बे अगले की लाइट है नहीं, बिन चल है, क्या हो नोटिस ले जाते कहीं के लाइट को नहीं, क्या कोई नहीं, रोड पर चढ़े बाद दिक्कत को नहीं किया, ट्रक का भी लाइट घड़ी है, तो वहां लाइट नहीं है तो थार लो, दोनों मां जाएगो भाई, दोनों यहाँ आला चकमा आ गया। वो क्या है? दुर्वर्ण है, इसको कहते दुर्वर्ण, पोलराइजेशन कहते हैं। तो रात्रि में अधिकांश दुर्घटनाएं किस प्रकाशिक घटना कारण होती हैं? दुर्वर्ण। ऐसे व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण। साबुन वाला झाग होता है ना, बुलबुले आते हैं, है ना। वैसे तो बुलबुले आप घर पे ऐसे मतलब झाग बना रहे हो ना, ऐसे कपड़े धो रहे हो, वहां बन जाएंगे, पर आजकल क्या है कि गब तो कोई धोए, कोई मशीन आ गई तो बुलबुले में रिपिया लगा हुआ है, वो सिस्टम आ हुआ, बोतल से आया नहीं भी मैं यहाँ वो गाल के रही फूंक सी मारा, है ना। फिर वो निकलते बुलबुल, बिना पीसा और लगा झाग ही बना ले घरे, क्या रिपिया लगा हुआ है, वो बुलबुले, ठीक है। वहां पे वो मतलब आजकल सीन आ गए, ये कर दे ऊपर और लगा के, वो जो बुलबुल निकल रहे हैं ना, कभी प्रकाश की जाएंगे आप देखना, वो खतरनाक चमकते हैं। साबुन के बुलबुले का चमकता हुआ दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन है। ये सब काम किसके हैं? इसके हैं। अब अंधेरा में फूंक बिलाई मारी रखिया फिकी करातियां गर्मियां करके कौन दिखेगी नहीं, तो वो क्या ये नहीं है तो नहीं होगा, वरना घटनाएं आएगी, ठीक है। अब लिखो तरंग दे रहे, 2 चीजें पढ़ दो फिर घटनाएं शुरू हो जाएगी। टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसमें कम से कम 3 पार्ट पढ़ देंगे और 3 या 4 मात्रक भी इसके अंदर कवर कर लेंगे।
टॉपिक मस्त है वैसे, ये थोड़ा ढंग से पढ़ोगे दैनिक जीवन में काम आने वाला है। तरंग धीरे, अभी नींद आ रही है पुराणों बीच, मैं कोशिश कर रहा हूं तुम लोग कैसे समझ जाओ, इतना हंसा हंसा के पढ़ा रहा हूं, पर फिर ही कही तो इतना फिटा है, कहते हो के कह रहा भलाई आप आंख मिचांगा मिचांगा ठीक है, तो मिच ले भाई मेरे के लिए। इधर देखो तरंग धीरे, पर मूड जब बदल गयो नहीं तो फिर नींद को नहीं आवे घंटे एक लाल दीवार तक मुड़ी जाओ गदीड़ पड़े हुए, पर अब आंख खोल ले ठीक देसी, मूड में बढ़िया है, कई देर का खराब ना करो। देखो तरंग धीरे क्या होता है ये समझो पहले। तरंग धीरे समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तरंग क्या, तो तरंग को इंग्लिश में कहते हैं वेव। जो सितारा या बीना बजाते हैं ना, भजन करते बताया बीना, वो यूं करते हैं ऐसे टन ऐसे करते, वो ऐसे हिलता है ना तार सा, वो तरंग बनती है। गिटार में, सितार में, वीणा में, सब में। ये भी नहीं समझे तरंग को वेव कहते हैं। ये पानी पड़ा है, सिंपल तरीका बताता हूं, एक तालाब है, ठीक है, जोड़ो है, जोड़ो, ठीक, जोड़ है, इसमें पानी बिल्कुल रुका है, कोई स्थिर नहीं, क्योंकि आज भैंस का दम गई को नहीं तो बाल आधे के जानता ही, अभी सीधा है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है इसे, ठीक है, पानी में कोई हलचल नहीं, आप उदास थे, है ना, ये देख रहे, हाँ, आप बैठते तालाब के किनारे, जब आप पानी के पास बैठा होगा ना, उदास आदमी सोच रहा होगा कुछ, पक्का वो वहां से कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह उठा के ऐसे फेंकेगा, ऐसे दिमाग में चल रहा है, पत्थर उठाया पानी में से फेंका, सोच रहा है, कोई अगर नहीं है आसपास, कोई नहीं दिख रहा है, तो ध्यान उसका पानी की तरफ देख रहा है, पत्थर उठाया फेंक रहा है, दिमाग में कोई बात चल रही है, कोई आ गया पड़ोस में तो बात लग जाएगा, वरना वो पक्का काम करेगा। और बचपन में सबने किया है, आप नहर के पास से गुजरे होंगे, तालाब के पास से, कभी भैंस मुझ प्यान किया जोड़े पर, ठीक है ना, बड़े कई बार भैंस लास्ट मुड़ जाती जोड़े में, जब दगड़ मारता नहीं यो करता है यहाँ, जब आप पानी को फेंकते थे वहां पे कुछ बनता था क्या, उस समय नोटिस नहीं किया, ये प्राणियों मैंने भी किया बचपन में सारे, इसलिए बता रहा हूं। अब सोचो आपने यहां से पत्थर मारा तो क्या ये पानी यही रहेगा क्या, जैसे आप यहां पे खड़े हो, आप यहां से, अरे शांत हो लो प्राणी, आप यहां खड़े हो, मैं यहां से बाइक लेके जा रहा हूं, आप रोड पे खड़े हो, बाइक चल रही है मेरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मैं, आप यहां खड़े हो, चलती बाइक में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना हाथ है ना, ये आप खड़े हो तो मैंने यूं कर दिया, बहुत ही जोर को लाग सी है, ठप्पो खा जाए कोई यहाँ बंदों के लबस से। तो जब आप यहां से आपने पत्थर फेंका तो क्या पानी में गति नहीं होगी, होगी, आपने पत्थर मारा ना, ये पानी के कण पहले गए ऊपर, फिर गए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यूं चल रहे हैं। इधर से पत्थर मारा, पानी जा तो इस दिशा में रहा है, पानी आपने इधर से पत्थर मारा तो इधर जाएगा, आप यहां से मार रहे हो तो पानी इधर जाएगा, जैसे मैं यूं फेंकू पानी में पत्थर से तो जाएगा तो आगे ही, नहर वगैरह में किया होगा, ऐसे 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 बनते देखे होंगे, ऐसे ये तरंग दे रहे हैं, ये दूरी यहां पे गए समझते हैं, पानी जा तो इस दिशा में रहा है, पर जाएगा कैसा, पानी के कण है ना ऐसे ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, ये ऊपर गति करते तो ऊपर वाला भाग कहलाता है श्रग, किसी भी तरंग का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ये जो नीचे बन रहा है इसे कहते हैं गर्त, ये मैक्सिमा होता है, नीचे वाला होता है मिनिमा। तो पानी के कणों में जब कंपन होगा ये ऊपर नीचे गति करेंगे, देखो ये पहला श्रग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पहला गर्त, गर्त का हम लोग खाई, गड्ढा, नीचे तो खाई होती है ना, गर्त कहते हैं। क्या इनके बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, बस इसी का नाम तरंग दे रहे हैं, ये भी तरंग दे रहे हैं। ये जो आप पानी मारा ना, यू 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 करता है पानी, ऐसे करते करते एक सीमा ऐसी आती है, खत्म हो जाता है, फिर बनना बड़ा हो जाता है। ये जो बीच की दूरी आ रही है ना, तरंग दे रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी तरंग दे रही की, दो कर्मागत श्रगों या गर्तों, दो कर्मागत श्रगों या श्रग, श्रग ये ऊपर वाला भाग होता है श्रग, नीचे वाला होता है ग्रत, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैक्सिमा, मैक्सिमा ये होता है मिनिमा। दो कर्मागत श्रगों या गर्तों के बीच की दूरी,
के बीच की दूरी बिल्कुल समान रहेगी। जब गति समान रहेगी तब तक समान रहेगी, फिर खत्म भी हो जाती है। बीच, बीच क्या होता है? बीच हुआ कुतिया, गंडकी। इंग्लिश में क्या है? बीच। अपोजिट हुआ डॉग। क्या बीच की हुए? बीच कुतिया हुआ, वो बीच है। बीच जी हाँ, थारे और मेरे बीच वो फोन है, ओ हुआ बीच। बीच नहीं बोला मैंने, बीच हुआ कुतिया। कुतिया बे नहीं, कुतिया। कुत्ता उसका स्त्रीलिंग कुतिया है। गंडक, गंडकी, बा हुआ है बीच। दो क्रमागत श्रगो या गर्तों के बीच की दूरी था ने मेरे को सागिर छोड़ने में रोग होंगे। दूरी तरंग दे रे कहती अट्ठा क्यों लाला मैं बाणिया को छोरो को नहीं देखो, इससे बताऊं तब बुझूंगा मैं। गाल भी मैंने बहुत सुनी हुआ है, पर पढ़ान ला रहे को नहीं। गर्तों के बीच की दूरी तरंग देरिया कहलाती है। अब देखो ये दूरी है ना, सिंपल सी बात, इन सारा जो मैंने अभी राम कहानी सुनाई है, इसका मतलब आप दिमाग में तरंग देरिया है क्या चीज? दूरी। भी राम कहानी का मतलब तो यही है, दो कर्मगत स्वर्गो या गर्तों के बीच की दूरी तरंग देरिया है, मतलब तरंग देरिया की दूरी है। तो तरंग देरिया का मात्रक क्या है? जो दूरी का मात्रक वही तरंग देरिया का मात्रक, क्योंकि तरंग देरिया भी दूरी है। पर फर्क इतना ही है कि वो जो आप इसे पत्थर मारोगे ना, वो दूरियां बहुत छोटी होती है। ऐसा नहीं कहना पत्थर मारा तो 1 मीटर का ऐसे बना, फिर ऐसे किया, फिर 1 मीटर का बना, फिर ऐसे किया, फिर 1 मीटर का बना, ऐसा नहीं है। दूरियां छोटी है। छोटी दूरियां मीटर में नहीं मापते, वो मापते एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन है। अब दूसरा मात्रक आ गया जो आप पूछ रहे थे, ये जो फिजिक्स वाले पूछे ढंग से पढ़ लो। हैं? थर्मीमीटर दूरी है, डेसीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, थर्मीमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर, किलोमीटर, मील, सब दूरी के ही मात्रक है। थर्मीमीटर, एफएम। और तरंग देरिया का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ऐसे बनाते हैं, ए लिखकर ऊपर छोटा सा ऐसे डॉट सा बना देते हैं, जब डिग्री बनाते हो ना, डिग्री ऐसे कौन लिखते हो ना, थीटा, थीटा लिखते हो ना 60 डिग्री, ऐसे ऐसे ऊपर डिग्री बना दो, ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है, निशान है। अब आप सोचोगे सर एंगस्ट्रॉम क्या समस्या है? दूरी है। समझना चाहो, अब मैं बोलूं 1 मीटर, तो आप समझ जाओगे 1 मीटर कितना, सबको पता है 1 मीटर गांव में यहाँ कर दिए, पर कई हाथ ही हुआ इधर लंबा, तर वो यहाँ का मीटर तार देते फिर हाथ लगा, वो कौन दे? ठीक है ना, वो 1.5 मीटर लीजिए। तो अपने गांव में ऐसे कहते हो 1 मीटर हो गए, ऐसे ऐसा है नहीं। 1 मीटर का मतलब लगभग 3 साढ़े 3 फीट के बीच रहता है। 3.30 फीट होता है ना, जो लगभग 3.25 फीट, 3.5 फीट, उसको 1 मीटर मानते हैं। अब आप सोचो 1 मीटर समझ गए, मैं 1 फीट बोलूं समझ जाओगे, 1 फीट के अंतर गामा यहाँ कर दिए। अब कहीं हाथ ही अढ़ाई सा हुआ है मोटा मोटा, वो 1.5 फुट को 1 हुए, तो फीट ऐसे बनाते हो ना। ऐसे मैं बोलूं 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? अब देखो 1 एंगस्ट्रॉम कितना समझा देता हूं आड़ू तरीके से। मैं लिख रहा हूं 10 की घात -10 मीटर, इसको 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो आप सोचोगे ये क्या हुआ, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समीकरण से लिख दी। देखो इसको समझाने के लिए बताता हूं। ये 10 की घात -10 मीटर है। आधार समान हो घातें पढ़ा होगा ना, जब आधार समान हो ना, घातों का गुणनफल होता है। भाग में हो तो आप डिवाइड कर देते हो, पर इसको मैं क्या यूं लिख सकता हूं क्या, 10/10 की घात -10 को मैं कर दूं +10 मीटर। बट्टे में कुछ नहीं था, सॉरी 1 बट्टे। कैसे? यहां देखो, ये 10 की घात 10 मीटर है, क्या इसका मतलब यही है जो मैं अभी लिख रहा हूं? सही है? वो बट्टे में 1 लगाओ ना लगाओ को फर्क नहीं पड़ता। जब आप अंश को हर और हर को अंश में बदलते हो ना, निशान भी बदलते हैं। पलट दो, 1/10 की घात +10 हो गया। 10 की घात 10 का मतलब है 10 जीरो लगाओ, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1, फिर मीटर। इसको 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये 1 एंगस्ट्रॉम है। आपको ये क्या है और डिफाइन कर देते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 1 मीटर
का 10 अरबवां भाग ले लो इसका, 1 मीटर का 10 अरबवां भाग, इसका 1 मीटर का 10 अरबवां भाग ले लो, वो 1 एंगस्ट्रॉम है। समझ गए? ऐसे। तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ये होती है तरंग दैर्घ्य। ये थी आपकी सामान्य जानकारियां। आज तक हमने क्या पढ़ा? प्रकाश होता क्या है, कैसे बनता है सूर्य में, इसके गुण क्या है, किस स्पीड से धरती पे आता है, इसके अंदर एक तरंग दैर्घ्य नाम की चीज है, वो क्या होती है। ये तो यहां तक की थ्योरी थी। ये पहला पार्ट खत्म। अब धरती पर आने के बाद क्या करेगा? घटनाएं होगी अलग अलग, अपवर्तन, परावर्तन, लेंस, दर्पण बन जाएंगे। तो कल पढ़ेंगे घटनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते ब्रेक के बाद।